Welcome again in this video of classification of elements. Actually it is second video of classification of elements. पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डबराइनर ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले आप पहला वीडियो देखेंगे। तो इस वीडियो में बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हम लोगों ने वहाँ पे इस चीज के ऊपर डिस्कशन करा था कि कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले लैवोसियर आते हैं जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फॉर्म में वो एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं। फिर आते हैं डबराइनर्स जिन्होंने अपने ट्रायड्स फॉर्मेट को दिया था कि एलिमेंट्स को आप तीन तीन के ग्रुप में आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। तो एक्चुअली न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव रूल था हमारा, ये कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को आप वेरीफाई करते थे और उसमें भी तीन चार ही ट्रायड्स बनाए जा सकते थे। उसके बाद के जो भी फर्दर एलिमेंट्स लगभग 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बाद में, लेकिन उन सारे एलिमेंट्स को न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग टू क्लासिफाई नहीं किया जा सकता था। कुछ एक न्यूलैंड्स ने मिस्टेक्स भी किया था अपने रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि उसने कहा था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, देन eighth element, the property of eighth element is must be similar to that of first one. ओके, मान लेते हैं इस बात को। बट उन्होंने क्या किया था, क्लोरीन के ठीक नीचे कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने प्लेस किया था। वहीं पे एल्युमिनियम वाले फैमिली में सेलेनियम और लैंथेनम को रखा गया था, जबकि यहाँ दो दो एलिमेंट्स को रख रहे थे और इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो आपके एल्युमिनियम से मैच नहीं करता है, बट एटॉमिक मास उसका है तो आपको वहाँ पे आपने उसको प्लेस किया हुआ था। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स थे जो कि कमिट हुआ था इस न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में। एक और भी प्रॉब्लम्स आता है कि जब उन्होंने रैमसे ने जब इनर्ट गैसेस को डिस्कवर कर लिया था तो जो इसका रूल कहता है कि एट्थ एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल नेचर एज द फर्स्ट वन। तो अब हमारा आठवां नहीं होता था बल्कि 9th नंबर का एलिमेंट होता था। तो न्यूलैंड्स के ऑक्टेट के बेसिकली ये दो तीन ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस हैं। जब मैंडलीफ का समय आता है तो मैंडलीफ एक्चुअली एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट थे और नो डाउट इज द बेस्ट साइंटिस्ट एट दैट टाइम। उस समय के एक अच्छे साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया था कि अपने कमरे में ये वो कार्ड जो होता है, पोस्ट कार्ड जिसको आप बोलते हो, उस पोस्ट कार्ड के ऊपर एलिमेंट्स के नेम और उनके मैप्स विद सिंबल, जो भी उस समय डॉट यूज किया जाता था, अलग अलग पिक्टोग्राफ्स यूज किया जाता था एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने उस एलिमेंट्स के मैप्स जो कि उस समय जानकारी थी लोगों और उस एलिमेंट के जो भी उसका सिंबल था उसके साथ कार्ड लगा करके अपने कमरे में उन्होंने एक सामने वॉल के ऊपर सारे एलिमेंट्स को उनके मास के साथ उनको अरेंज कर रखा था। अरेंज क्या किया था उन्होंने, जस्ट अरेंज किया हुआ था मास के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या लिखा कि एक सर्टेन गैपिंग है, ये 8वां या 9वां एलिमेंट नहीं है। जैसे आप हाइड्रोजन से चल रहे हो तो फिर 11वें नंबर तीसरे नंबर पे हमको लिथियम मिलता है। पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है और एक तीसरा लिथियम आता है। तो देख रहे थे कि लिथियम को बेसिकली इसी के फैमिली में अरेंज किया है न्यूलैंड्स मैंडलीफ ने। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम नहीं मैच कर रहा बट लिथियम का कैरेक्टर हाइड्रोजन से मैच कर रहा। वहीं पे जब आप अगले बार को आपने 1 का गैपिंग लिया बट उसके बाद उन्होंने देखा था कि 11 के गैपिंग के बाद यानी सोडियम आता है हमारा, जिसका कि नेचर उस लिथियम से मैच कर रहा है। यानी जब आप एलिमेंट्स को अगर आप एक अरेंज करते हो एक ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो आप क्या देख रहे हो कि आफ्टर अ सर्टेन गैपिंग, ये 8वां है, 9वां है, 10वां है, ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर अ सर्टेन गैपिंग जो प्रीवियस एलिमेंट है उससे मैच करता हुआ निचला वाला एलिमेंट आ रहा है। यानी न्यूलैंड्स ने जो रूल दिया था कि 8वां एलिमेंट जो होगा उसमें सेम प्रॉपर्टी हमको मिलेगा, तो ये मैंडलीफ ने सिर्फ इसी 8वें को चेंज किया था। उसने कहा था कि आफ्टर अ सर्टेन गैपिंग, यानी सर्टेन गैपिंग के बाद उन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि वो कितना नंबर का गैपिंग होगा, क्योंकि वही प्रॉब्लम इन एलिमेंट्स में आ रही थी कि ऊपर वाले एलिमेंट्स तो इस चीज को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप एटॉमिक मास ज्यादा करते थे आफ्टर 56 जब डिस्कशन होता था तो उन सारे एलिमेंट्स को ऑक्टेव में हम न्यूलैंड्स के ऑक्टेव अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसको अरेंज नहीं कर सकते थे। तो मैंडलीफ ने इस चीज को सजेस्ट किया था कि इसी रूल को उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड किया कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस देन आफ्टर अ सर्टेन गैपिंग जो प्रीवियस एलिमेंट्स होंगे उनके नेचर और जो अभी आएगा उसका नेचर ये दोनों मैच करेगा। तो ये चीज एक्सप्लेन मैंडलीफ ने किया था। लेकिन मैंडलीफ ने भी अपने पीरियोडिक टेबल्स में कई मिस्टेक कमिटेड उन्होंने किए हैं। सबसे पहले जब मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ अगर हमको बोलना हो कि व्हाट इज मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ, तो अकॉर्डिंग टू मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन गैपिंग के बाद आप उस रिपीट वैल्यू को आप रीअटेंड करते हो। जैसे जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं दिस आर पीरियोडिक फंक्शन। व्हाई दे आर टर्म्ड एज पीरियोडिक फंक्शन? सो वी नो दैट कि sin 0 का वैल्यू भी हमारा 0 होता है, तो sin 180 का वैल्यू फिर से रिपीट 0 होता है। यानी अगर हम sin के वैल्यू की बात करें तो ये -1 से +1 के बीच में लाइज करेगा। आप अगर एंगल के वैल्यूज को आप कुछ भी ले लो 1000, 2000, 3000 आप कुछ भी ले लें, बट उसका जो sin एंगल के वैल्यूज जो आएंगे वो -1 to 1 के बीच में आएगा। तो इट्स अ टाइप ऑफ पीरियोडिक फंक्शन कि आप एक सर्टेन गैपिंग के बाद आप उस वैल्यू को रिपीट ऑब्टेन करते हो। तो मैंडलिक ने भी यही चीज कहा था कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी जो भी एलिमेंट्स होंगे ये पीरियोडिक फंक्शन होंगे। पीरियोडिक फंक्शन मतलब आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल हमको रिपीट वही वैल्यू completely based on atomic mass value. So in Mendeleev periodic table there are 8 horizontal columns which are known as groups. So these are groups, and total there are 8 groups and 6 periods. So these vertical rows are periods. So first period, second period, third, fourth, fifth, sixth. So there are total 6 periods and total 8 groups in Mendeleev periodic table. But in this table the place of hydrogen is not suitable. Why it is not suitable? तो सबसे पहले तो मैंडलिक ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एक हमारा बेसिक फंडामेंटल था कि उसमें क्या किया था कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग टू अरेंज किया गया था, और अरेंज करके इस टेबल में देखा गया कि हर एक एलिमेंट के बाद एक सर्टेन गैपिंग होती है। जैसे हाइड्रोजन के बाद एक सर्टेन गैपिंग के बाद लिथियम आता है, इस दोनों के कैरेक्टर मैच करते हैं। लिथियम, सोडियम और ये तीनों कैरेक्टर, इन सभी के कैरेक्टर मैच करेंगे क्योंकि एक सर्टेन गैपिंग के बाद आप यहाँ आ रहे हो। तो ये टेबल मैंडलिक ने सजेस्ट किया था, जिसमें से कि स्कैंडियम, गैलियम, Ze, तो इन सभी का डिस्कवरी उस समय हुआ नहीं था, ये सब बाद में यहाँ पे प्लेस किए गए। यानी इनका भविष्यवाणी एक तरह से मैंडलिक ने कर दिया था कि हाँ ये एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। वैसे ही पोटासियम का जो मास है हमारा 39.1 होता है, और जो आर्गन है उसको तो अगर आप दोनों का मास को अगर कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा कि पोटासियम के बाद होना चाहिए था आर्गन। लेकिन जब उस डिस्कवर्ड हुआ तो फिर इसके एग्जैक्ट प्लेस पे इसने उस चीज को सिस्टमैटिकली अरेंज किया। वैसा ही कुछ आयरन, कोबाल्ट और निकेल के साथ हुआ था कि कोबाल्ट का जो मास है वो 58.93 आपको आता है और निकेल का जो मास है वो 58.71। इसने कहा कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पे ज्यादा मास वाले कोबाल्ट को आपने पहले रखा हुआ है और कम मास वाले निकेल को यहाँ पे हमने बाद में रखा हुआ है। तो ये मैंडलिव का एक ड्रॉबैक है हमारा सिस्टमैटिक। तो इस ड्रॉबैक के बाद की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट अगर ड्रॉबैक अगर हम यहाँ पे अगर इसका अगर निकालते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन का प्लेस है। कैसे? तो हाइड्रोजन बेसिकली ऑक्सीजन, जैसा कि सोडियम हमारा रिएक्ट करेगा अलग अलग कंडीशन में, जैसे कि वाटर के साथ करके Na2O बनता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl हमारा बनता है, वैसे ही ये NaOH का फॉर्मेशन करता है। तो सेम हमारा हाइड्रोजन भी कुछ सेम कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेगा, लाइक दिस HCl, like HOH, water, this one is water here. So कंपाउंड फॉर्मेशन का जो हाइड्रोजन का हमारा तरीका है ये कुछ सोडियम के जैसा है। तो पहले देखने में ऐसा लगता है कि नहीं, जो हाइड्रोजन का प्लेस है ये शायद सही है कि इसको फर्स्ट प्लेस में रखा गया है, सोडियम से रिजेंबल कर रहा है या सोडियम से के ही जैसे नेचर को ये शो कर रहा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट हैपन। ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमारा एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक इट मींस कि हाइड्रोजन कंसिस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस ऑर्बिट, तो ये एक दूसरे के साथ मिल करके डाई एटॉमिक H2 के फॉर्मेट में हमको मिलता है, लेकिन सोडियम हमारा H2 के फॉर्मेट में नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये जब अदर हैलोजन ग्रुप्स के फैमिलीज की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। मतलब इसका पोजीशन जो हाइड्रोजन का है ये यहाँ नहीं होना चाहिए, लग रहा है कि कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक डाउटफुल पोजीशन था हमारे हाइड्रोजन का कि हाइड्रोजन का कोई प्लेस निर्धारित नहीं था इस टेबल में। इस टेबल में साथ में क्या किए गए हैं कि दो सब ग्रुप्स बनाए गए हैं। ईच ग्रुप्स लाइक फर्स्ट ग्रुप हैव टू सब ग्रुप्स A and B, second have also two subgroups A and B, this one also have two subgroups A and B। तो आप देखोगे कि आगे जाकर के यहाँ पे दो एलिमेंट प्लेस किए गए हैं, जैसे A और B है तो यहाँ पर कैल्शियम एंड जिंक को रखा गया है, यहाँ पे Sr एंड Cd को रखा गया है, Ba एंड Hg को रखा गया है। तो एक ही ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट्स को प्लेस किया गया था, जबकि मैंडलिव ने ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया था कि पीरियोडिक टेबल में हम एक ही ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट्स को कैरी करना है, यानी एक ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट। जबकि हम अगर ट्रांजिशंस की अगर हम बात करते हैं, ट्रांजिशंस एलिमेंट्स की,
तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देख रहे हैं कि तीन तीन एलिमेंट को एक एक ग्रुप में रखा गया है, जबकि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के लिए ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया था कि हमको तीन एलिमेंट या दो एलिमेंट को एक ग्रुप में हमको प्लेस करना है। सो दीज आर बेसिक ड्रॉबैक्स ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो कई ऐसे पोजीशन थे जो कि करेक्ट नहीं थे, जैसा कि हम लोगों ने कोबाल्ट और निकल वाला हम लोगों ने देखा, पोटेशियम एंड आर्गन वाला है। तो इस तरह के कुछ एक एलिमेंट्स थे जिनका कि पोजीशन सही नहीं था, बाद में जाकर उनको करेक्ट किया गया था। एक और लिमिटेशन के रूप में आता है कि हाइड्रोजन, तो हम लोग ठीक है एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे अरेंज किया है ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट हमें पता है कि आइसोटॉप्स होते हैं। Isotopes are atoms of same element whose atomic number is same but their masses are different. Like hydrogen की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं, H11, H12 and H13, deuterium, tritium and protium. So protium, deuterium and tritium ये तीन हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो रही बात कि अब तीन आइसोटॉप्स हैं तो हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ होगा, 1 एटॉमिक मास वाले की जगह पे होगा या 2 वाले पे होगा या 3 वाले पे होगा, वैसे नहीं। अगर हम कार्बन की अगर बात करें तो C612 भी मिलता है, तो C613 भी है, तो C614 भी है। सो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट आइसोटॉप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। आइसोटॉप्स का मतलब हुआ कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट देयर मासेस आर डिफरेंट, वो अलग-अलग मास वाले हैं। जैसे कार्बन हमारा है, ये 12 मास है, 13 मास है और ये कार्बन 14 मास वाला है। तो अब जो मेरा कार्बन है वो 12 वाले के प्लेस पे रहेगा या 13 वाले पे या 14 वाले पे, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। नाउ जो भी सब ग्रुप्स हैं, तो जो सब ग्रुप्स ए और बी है, ए और बी सब ग्रुप्स हैं, तो इनके एलिमेंट्स है जैसे कैल्शियम एंड जिंक है, Fr एंड Cd है, तो इनके बीच कोई कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होता है। इट मींस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टू सब ग्रुप्स ऑफ अ स्पेशल ग्रुप हैव नो केमिकल और फिजिकल रिलेशनशिप। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस एलिमेंट्स, आइदर फिजिकल और केमिकल, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश होता है कि हम उनको एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया जाए। साथ ही साथ कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका कि प्रेडिक्शन ही गलत पोजीशन पे किया गया था और उनके मास को फिर से रिकरेक्ट किया गया और उनके पोजीशन को फिर सुधारा गया इस पीरियोडिक टेबल के हेल्प से, जैसा कि बेरिलियम के साथ हुआ है। सो ये कुछ एक ऐसे करेक्शन भी हुआ था। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स के कारण फिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज करने का काम मोसले ने किया था। तो मोसले ने इसी पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा उन्होंने रीअरेंज किया और इनके पीरियोडिक रूल को भी उसने चेंज किया। जो वैल्यू की मेंडलीव मास के अकॉर्डिंग टू एटम्स को, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो मोसले ने क्या किया कि उस चीज को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग टू किया। सो मोसले ने कहा कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जहां पे मेंडलीव बता रहे हैं कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, वहीं पे मोसले बताते हैं कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड ऑल एलिमेंट्स, if all elements are arranged in their increasing order of their atomic number, then after a certain gapping we must attain the similar properties elements। तो हम लोगों को क्या होगा कि एक certain gapping के बाद similar properties वाले elements मिलेंगे और एक नया periodic table उन्होंने arrange किया जिसको कि मोस्टली periodic tables भी बोलते हैं, long form of periodic table बोलते हैं। आज जिस periodic table का हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली वो long form of periodic table है and it completely based on atomic नंबर। यानी आज का हमारा जो पीरियोडिक टेबल है जिसको कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप बोलते हो, ये बेसिकली हमारा एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक लॉ, एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी यहाँ पर एलिमेंट्स जो होंगे वो पीरियोडिक फंक्शन तो होंगे लेकिन वो अपने एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होंगे। यानी एलिमेंट्स को जो आप अरेंज करेंगे तो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। मोस्टली ने जब इस पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया तो आखिर ये एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों एटॉमिक मास से, जो कि मेंडलीव बता रहे हैं कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो वहां पे मोस्टली क्यों बताते हैं कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका कारण है कि जो मास नंबर का वैल्यू होता है, किसी भी एटम का जो मास नंबर आप निकालते हो, ये एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस के हेल्प से आप कैलकुलेट करते हो। यानी किसी एटम का जो मास है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है और ये दोनों ही पार्टिकल्स उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स, जब हम एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट
नेम डिफरेंट ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे जब भी एक एटम के अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट उस रिएक्शन में नहीं होगा। यानी जो हम बता रहे हैं कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो यहाँ पे अगर मास के अगर वो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब है कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। बट वी नो दैट कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा वो उसके केमिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि जब भी एक एटम का केमिकल रिएक्शन होता है किसी दूसरे एटम के साथ या किसी दूसरे ग्रुप के साथ, तो उस दौरान वो क्या करता है कि उसके जो वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उस समय जो लेविस भी है उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया था उसी टाइम पे। तो मोस्टली ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि नहीं, अगर केमिकल नेचर की अगर हम बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वो भी बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेंगे ये, क्योंकि जो भी सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स बन रहा है, जैसे कि H2O बन रहा है, Na2O बन रहा है, तो ये इसलिए बन रहा है सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्योंकि दोनों ही एटम्स सोडियम एंड हाइड्रोजन हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन। या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बाहर में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों ये सेम टेंडेंसी आया है। इसलिए तो सेम टेंडेंसी नहीं आया कि सोडियम का मास कुछ है और हाइड्रोजन का मास कुछ है, मास के कारण ये टेंडेंसी नहीं आ रहा है। जो H2O भी बना रहा है और Na2O बना रहा है, तो ये दोनों सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इसीलिए फॉर्म कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले मोसले ने आइडेंटिफाई किया, और जो उन्होंने अपना नया पीरियोडिक लॉ दिया वो क्या था कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो एटॉमिक नंबर है यही उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि अदर ऑर्बिट्स में अवेलेबल है। सो उन्होंने कहा था एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होंगे। और उन्होंने एक ऐसे पीरियोडिक टेबल को उन्होंने बनाया जिसमें कि टोटल 18 ग्रुप्स थे। इट मींस कि टोटल 18 ग्रुप्स हैं एंड टोटल 7 पीरियड्स। जो आप इधर जो भी हम बनाते हैं ग्रुप 1 2 अगेन हियर 3 4 5 to 12 up to 12, now again here 13 14 15 16 17 and 18। तो ये टोटल 18 ग्रुप्स हैं इसमें। और जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो हमारे पास मिलते हैं टोटल 7 पीरियड्स। टोटल हाउ मेनी पीरियड्स? 7। so 1 2 3 4 5 6 and 7, so these are 7 periods, each one is here 7 periods and these are separate 18 groups। तो मॉसले ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बताया था उसके पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 हमारे पीरियड्स हैं और नंबर ऑफ ग्रुप्स है टोटल 18। इन ग्रुप्स को भी अलग-अलग क्लास में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ग्रुप 1 और 2 वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको कंबाइंडली एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज अल्कली मेटल, alkali metal, and group 2 elements are called alkaline earth metal। alkali metal group and alkaline earth metal group, it means group number 1 जितना भी जो भी एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, जो भी है ये ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं all of these are alkali metals। and group 2 elements are known as alkaline earth metal, they are combinedly called s block elements। आप अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर करोगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आइदर ns1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा या फिर ns2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। लास्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। वैसे ही ग्रुप नंबर 3 to 12 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट, transition element also called d block elements, d block elements, and their configuration is n-1d1 to n-1d10। तो ये आउटर ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन को ये फॉलो करते हैं जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 में आते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि इनके d में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, मतलब d इनका पार्शियली फिल्ड होता है, सो दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें भी 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको भी आप लास्ट वाले ग्रुप नंबर 12 में जो आते हैं आपके जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, तो इनको इनका जो भी d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है इस कंप्लीटली फिल्ड और वाइडल के कारण इनका जो नेचर होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह का नेचर, सो ये नहीं करते हैं। वहीं पे अगर हम ग्रुप
नंबर 13 टू 18 की अगर हम बात करें तो इनको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड दिस वन डी ब्लॉक। और जो नीचे में जो दो आपको सेपरेट आपको मिलता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड फैमिलीज, तो ये जो दोनों फैमिलीज हैं जिनको कि आप लैंथेनाइड और एक्टिनाइड बोलते हो, L एंड AC के वैल्यूज के नाम से जानते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि नीचे में इधर दो बना हुआ रहता है, इस साइड नीचे में अलग हटा कर। तो जो ये दो अलग रूल्स बने हुए हैं, ये एक लैंथेनम फैमिली के लिए और दूसरा एक्टिनाइड फैमिली के लिए है, और इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बात और कि मैंने यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक नाम क्यों दिया हुआ है कि ये पड़ता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन आप किस ऑर्बिटल में डाल रहे हो। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वो उसी ब्लॉक का एक्चुअली एलिमेंट होता है। आप किसी भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जा रहा है मतलब वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ब्लॉक में अगर जा रहा है तो ऐसे केस में वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक का, सिमिलरली एफ में जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 11 इसका है एटॉमिक नंबर, सो देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1, so 11 electrons are arranged here, 2 2 6 10 1 11, so their outer orbit configuration is 3s1, so this one is like ns1. It means this element sodium must belongs to group number 1, it means alkali metal family, because their last orbit configuration is 3s1. s मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है s में जा रहा है मतलब s ब्लॉक का होगा। s ब्लॉक में दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अगर s में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 का वो एलिमेंट है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो दूसरे नंबर ग्रुप का एलिमेंट है। वैसे ही आप अगर d ब्लॉक के अगर किसी एलिमेंट्स की अगर आप बात करें, जैसे कि मैं यहां पे ले रहा हूं आयरन 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d mod 2 to 4 10 12 18 20 and 26, so their outer orbit configuration is 3d6, so last electron fill in d orbital, it means this element must belongs to d block, and d block it means what, group number 3 to group number 12। अब अगर ये 3 to 12 में है तो ये कहां जाएगा, तो चलिए आते हैं यहां देखते हैं। जैसे कि हमारा 3 to 12 चल रहा है और ये कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 to n-1 d10 तक जाना है, तो d1 तो ये हमारा 1 जो अगर d में अगर 1 होता तो ये 3 नंबर में आता, 3 नंबर ग्रुप का एलिमेंट होता। अगर d में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर होते तो ये 4 का होता, 3 होते तो 5वें का होता। तो आप इस तरह से काउंट करो कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट करने हैं, 6, तो हमें अरेंज करना है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर होता तो वो थर्ड ग्रुप का होता, 2 होता तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, यानी हमारा जो आयरन है ये ग्रुप नंबर 8 का एलिमेंट है। ये बात हमें पता चल गया। ये पता कहां से चल रहा है आपको, यहां से, क्योंकि हमारा जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो 3 का होगा, तो 3 4 5 6 7 8, इट मींस कि ये 8वें नंबर ग्रुप का एलिमेंट है हमारा आयरन। अब रही बात कि पीरियड का पता कैसे चलेगा, तो पीरियड का पता n से चलता है, इट मींस द वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट देयर पीरियड वैल्यू। तो क्या पीरियड वैल्यू होगा, वो आपका n रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सोडियम के केस में 3s1, तो द वैल्यू ऑफ n इज देयर 3, ns1 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, तो n का वैल्यू 3 है, यानी हमारा जो सोडियम का पीरियड होगा वो कितने नंबर पीरियड का एलिमेंट है, 3 पीरियड। ये बता रहा है कि इसमें 3 ऑर्बिट्स हैं। आप अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे सोडियम का तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होगा 2 8 1, इट मींस इट कंसिस्ट 3 ऑर्बिट्स, सो ये तीसरे नंबर पीरियड में। अगर 4 ऑर्बिट है तो चौथे नंबर पीरियड का एलिमेंट है, अगर 5 है वो 5वें नंबर पीरियड का हमारा एलिमेंट होगा, एंड सो ऑन, ऐसे चल जाएगा। वैसे ही आप अगर आयरन की बात करें तो यहाँ पे 3 जो है ये n नहीं है, क्योंकि यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 चलता है ना, तो n-1 का वैल्यू मेरा कितना है 3, सो द वैल्यू ऑफ n बिकम्स 4, इट मींस व्हाट, आवर आयरन बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 4, यानी हमारा जो आयरन होगा वो पीरियड नंबर किसका एलिमेंट होगा, चौथा का। इसका मतलब आयरन में 4 ऑर्बिट्स भी होने चाहिए, यस है। जैसे आयरन हमारा है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सो 2 8 2 and 14, yeah, so 2 8 14 2, so this is the electronic configuration of iron, and it consists 4 orbits, so it is elements of 4th period। तो आप इस तरह से पीरियड डिसाइड कर सकते हो या फिर ग्रुप। वैसे ही मैं एक एग्जांपल उधर से उठा लेता हूं पी ब्लॉक के लिए।
जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट अगर हम ऑर्बिटल वाइज अगर करते हैं तो 1s2 2s2 2p4, तो आप यहां देखोगे कि जिसका आउटर ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बता रहा है np। यहां पे ध्यान रखना है कि अगर 13 है, np1 होगा तो 13 होगा, np2 होगा तो 14, np3 मींस 14, np14 16, np5 17, np6 18 और p में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं यहां पे। तो हमारा जो np है, तो np में कितना है हमारा 4, तो p में 4 है, मींस ये ग्रुप नंबर किसका एलिमेंट है 16 का। इट मींस ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16 and it consists two orbit, it means it belongs to period number 2. So we can